हमारे पास लाइट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। अगर हम इस अलाइंड कार्डबोर्ड्स में से किसी एक कार्डबोर्ड को थोड़ा भी डिस्प्लेस कर दें तो हमें ये कैंडल का फ्लेम जो है ये दिखना बंद हो जाएगा। तो ये हमें ऐसा फीलिंग देता है कि मानो लाइट जो है ये हमेशा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। और ये कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी कहा जाता है इसे लाइट का। ये कहता है कि लाइट बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स जिसे कि कॉर्पसल्स नाम दिया गया था, उन छोटे पार्टिकल्स से बना हुआ है जो कि स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। तो ये हमें एक ऐसा फीलिंग, हम जनरल फीलिंग ऐसा आता है कि लाइट मानो स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। ये जो कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी है इसे सबसे पहले प्रोपगेट किया था रेने देकार्त ने, और फिर उनके साथ आइजैक न्यूटन ने इसे काफी सपोर्ट किया था इस थ्योरी को। इस थ्योरी की मदद से हम लाइट के बहुत सारे बिहेवियर को समझ तो पाते हैं, लेकिन बहुत सारे बिहेवियर्स को हम समझ नहीं पाते, उसका एक्सप्लेनेशन हम दे नहीं पाते हैं। तो यहां पर उसी दौरान एक और साइंटिस्ट हुए, क्रिश्चियन हाइगन्स ने यह कहा कि लाइट जो है ये स्ट्रेट लाइन में कॉर्पसल्स के तौर पे आगे नहीं बढ़ता है, बल्कि लाइट एक वेव की तरह होता है। जैसे मान ले यहां रुका हुआ पानी है और यहां पर हमने एक बूंद या एक कंकड़ फेंक दिया, तो इस तरह से ये रिपल बनता है। तो ये जो है इसे हम वेव कहते हैं। तो पानी में जिस तरह का वेव बनता है, हाइगन्स ने कहा कि उसी तरह का वेव होता है लाइट। जैसे कि हमने इससे पहले ये देखा था कि लाइट जो है, लाइट रे का रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए। जैसे यहाँ पर एक रे आ रहा है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है ये, वहां से जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जा रहा तो वो बेंड हो जा रहा है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होता है। जहां पर इंसिडेंट कर रहा है लाइट दो मीडिया के बाउंड्री में, वहां पर अगर हम 90 डिग्री का एंगल उस सरफेस में ड्रॉ करें, 90 डिग्री के एंगल में एक स्ट्रेट लाइन, तो फिर इसे नॉर्मल कहा जाता है। तो ये हम रे ऑप्टिक्स से या फिर कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से भी इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। वैसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तो होता नहीं है वहां पर स्नेल्स लॉ के मदद से इसे समझाया जा सकता है कि कितना बेंडिंग होगा। इसका जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा बेंडिंग क्यों होता है, ये हाइगन्स ने जो कहा था कि लाइट वेव की तरह है, तो उससे इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन या फिर कहें बेटर एक्सप्लेनेशन निकल के आता है। देखिए, अगर लाइट एक वेव की तरह हुआ और इस तरह से ये वेव प्रोपगेट करते हुए आगे बढ़ते हुए एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर ये एंटर करता है, तो अगर लाइट का स्पीड एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में अगर ये स्पीड कांस्टेंट ना हुआ, तो फिर ये जो है ये वेव मुड़ जाएगा। कैसे मुड़ेगा, चलिए डेमोन्स्ट्रेशन एक देख लेंगे कि अगर आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखें, यहां पर लाइट का जो वेव है यहां पर आया, सरफेस से टकराया, फिर दूसरे मीडियम में ये इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड अगर कम हुआ तो मान ले कि ये किसी एक खास पीरियड ऑफ टाइम में ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर आप दूसरे पॉइंट में देखें, यहां से देखें, तो यहां से जो लाइट निकला और इस पॉइंट तक पहुंचा, चूंकि इस मीडियम में लाइट का स्पीड ज्यादा होगा तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं जो वेव का इस तरह का, वैसे तो इसे वेव फ्रंट कहा जाता है, सो वेव का इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, इस तरह का जो शेप था, वो थोड़ा बेंड हो गया, क्योंकि लाइट जो है इस मीडियम में ज्यादा ट्रैवल किया और इस मीडियम में स्पीड कम होने के कारण ये कम ट्रैवल करेगा। तो यहां से हम समझ सकते हैं लाइट रे, अगर रे के फॉर्म में देखें तो जो इस तरह से आ रहा था लाइट रे, वही लाइट रे फिर आगे चल के ये बेंड हो गया, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, क्योंकि दूसरे मीडियम में लाइट का स्पीड कम है। इस तरह से वेव थ्योरी से, लाइट का जो वेव थ्योरी है, इससे हम और भी बहुत सारे चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन इस समय प्रॉब्लम यह था कि कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी में माना जाता था कि ये जो डेंसर मीडियम है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम जो है, इसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होता है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट का स्पीड जो है, ये लाइट का स्पीड कम होता है। लेकिन इस थ्योरी में हाइगन्स ने कहा कि लाइट का स्पीड जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में कम होगा और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में ज्यादा होगा। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत आगे चल के ये कॉन्ट्रडिक्शन दूर हुआ। हाइगन्स ने अपना जो थ्योरी है, ये थ्योरी दिया था 1678 में।
और रेने देकार्त ने अपना कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया था 1637 में। सो क्रिश्चियन हाइगन्स 1678 में उन्होंने ये कहा। उसके लगभग 200 सालों के बाद लियो फुको आते हैं और वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना रोटेटिंग मिरर वाला एपरेटस से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये दिखाया कि लाइट का स्पीड जो है हवा में ज्यादा है और पानी में कम है। तो इस तरह से ये एस्टेब्लिश्ड हुआ कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम होता है रिलेटिव टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में लाइट का जो स्पीड है। तो ये तो बहुत सालों का गैप है, लगभग 200 सालों का गैप है। लियो फुको ने अपना एक्सपेरिमेंट 1862 में किया था। इस बीच एक और इंटरेस्टिंग चीज होता है। थॉमस यंग नाम का एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 1802 में। उस एक्सपेरिमेंट का ही एक मॉडर्न एक सेटअप के साथ अगर हम वो एक्सपेरिमेंट करें तो वो हम अपने घर में भी कर सकते हैं। वो एक्सपेरिमेंट मैं पहले वो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं जो हम लोग अपने घर में कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का एक लेजर पॉइंटर ले, वैसे जो एक्सपेरिमेंट हम देखने वाले हैं ये थॉमस यंग का ही डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, उसी का मॉडर्न वर्जन है। अगर आप इस तरह का एक लेजर पॉइंटर ले और उसका जो टिप है जहां से पॉइंटर का लाइट निकल रहा है उसे अगर आप टेप से ढक दे, लेकिन आप 2 नैरो ओपनिंग्स अगर रखें और फिर अगर इस लेजर पॉइंटर को आप स्विच ऑन करके किसी भी स्क्रीन में आप इंसिडेंट करवाएं, दीवार में इंसिडेंट करवाएं, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें दीवार में 2 पॉइंट में लाइट दिखेगा, क्योंकि 2 ओपनिंग्स है, 2 ओपनिंग से लाइट निकलेगा और 2 पॉइंट में हमें लाइट दिखेगा। लेकिन ऐसा इन रियलिटी होता नहीं। हमें जो इन रियलिटी दिखता है वो कुछ ऐसा होता है। हमें इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स दिखते हैं, ब्राइट स्पॉट्स दिखते हैं, उसके बीच डार्क स्पॉट्स होता है। इसे लाइट का इंटरफेरेंस कहा जाता है। वैसे अगर आप इसे डेमोन्स्ट्रेशन के साथ देखें तो यहाँ पर 2 स्लिट्स है मान ले और पीछे ये स्क्रीन है। अगर हम लेजर पॉइंटर से लाइट इसमें इंसिडेंट करवाएं तो यहाँ से बाहर निकल के लाइट जो पीछे की तरफ जाएगा और स्क्रीन में जो हमें इमेज दिखेगा वो कुछ इस तरह का होगा। 2 स्पॉट नहीं बल्कि हमें बहुत सारे इस तरह के, इसे फ्रिंजेस कहा जाता है, इस तरह के फ्रिंजेस दिखता है। तो ये जो है ये फेनोमेनॉन जो है इसे इंटरफेरेंस कहा जाता है और इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है लाइट के वेव थ्योरी से। लाइट की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी से इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि यहां पर एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन देखें। माने ये पानी का सरफेस है, एक लिक्विड का सरफेस है मान ले, और उसमें 2 जगह पे हम अनड्यूलेशन कर रहे हैं, ऊपर नीचे किसी ऑब्जेक्ट को हिला रहे हैं जिससे कि वेव बन रहा है। अगर आप इस वेव के प्रोपगेशन को देखें, इसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पाएंगे, बहुत ही सुंदर पैटर्न आपको दिखेगा। और इस पैटर्न में आप ये पाएंगे इन जगहों पे वेव नहीं है, वेव गायब हो गया, इन जगहों पे वेव गायब हो गया, लेकिन इन जगहों पे आपको वेव का एग्जिस्टेंस दिखेगा। यहां पर वेव का एग्जिस्टेंस है। अगर यहां पर मान ले एक स्क्रीन है इस तरह का और स्क्रीन के सरफेस में आप पानी को ऊपर नीचे देख रहे होते हुए, तो फिर आपको दिखेगा इस जगह का पानी जो है ऊपर नीचे हो रहा, यहां का पानी बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं हो रहा, इस जगह का पानी ऊपर नीचे हो रहा, इस जगह का पानी ऊपर नीचे हो रहा, यहां पर किसी भी तरह का हलचल नहीं है, यहां किसी तरह का हलचल नहीं है, इस जगह पे नहीं है, इस जगह पे हलचल नहीं है, यहां पर आपको वेव दिखेगा। अगर उस वेव का एम्पलीट्यूड आप देखें तो उस वेव का एम्पलीट्यूड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनड्यूलेशन आपको दिखेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऊपर नीचे होगा पानी, फिर यहाँ पर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो 0 हो जाएगा, फिर आगे रहेगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा। इस तरह का आपको यहाँ पर कहीं पर वेव दिखेगा, कहीं पर वेव नहीं दिखेगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग इंटरफेरेंस वाले वीडियो में जाकर देखेंगे। फिलहाल तो देखें, पानी के सरफेस में 2 जगह पे अगर हम इस तरह का वेव क्रिएट करें तो एक वेव दूसरे वेव के साथ इंटरफेयर कर रहा है और कहीं पर अब एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा रहा है तो कहीं पर एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है। जैसे यहां पर एक दूसरे के इफेक्ट को बढ़ा रहा है तो यहां पर एक दूसरे के इफेक्ट को वो कैंसिल कर रहा है।
तो ये जो है, ये आप इंटरफेरेंस को इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लाइट अगर एक वेव हुआ तो इस स्लिट से और इस स्लिट से, दो स्लिट से निकला हुआ दो वेव जो है वो जब इस स्क्रीन तक पहुंचेगा तो यहां पर हमें वेव दिखेगा और दैट मीन लाइट दिखेगा, और बीच में हमें एक डार्क स्पॉट मिलेगा, जैसा कि हमने पिछले पानी के सरफेस में दो वेव क्रिएट करके देखा था। फिर यहां पर हमें दिखेगा वेव और यहां पर हमें डार्क स्पॉट दिखेगा, फिर वेव, फिर डार्क स्पॉट, इस तरह से। तो जहां पर वेव है, चूंकि लाइट का वेव थ्योरी ये कहता है कि लाइट वेव है, तो जहां पर वेव है वहां पर हमें लाइट दिखेगा, जहां पर वेव, दो वेव्स मिलके एक दूसरे के वो कैंसिल कर रहा है, वहां पर हमें लाइट नहीं दिखेगा, मतलब वहां पर हमें एक डार्क स्पॉट दिखेगा। अब यहां पर सवाल ये आता है कि लाइट अगर वेव हुआ तो फिर सूरज से, सूरज का लाइट धरती तक पहुंचता कैसे है? क्योंकि सूरज और धरती के बीच का जो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर का, उसमें तो लगभग पूरा हिस्सा वैक्यूम है, और वेव को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। यही हमें पता है कि वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी तरह का मीडियम चाहिए। जैसे अगर पानी की वेव की बात करें तो उसके लिए, उस वेव को प्रोपगेट करने के लिए पानी चाहिए। जैसे अगर साउंड, हवा में साउंड के प्रोपगेशन की बात करें तो उस साउंड को, जो कि एक वेव है, उसे प्रोपगेट करने के लिए साउंड एज अ मीडियम उसे चाहिए। लेकिन वैक्यूम में तो कोई भी पार्टिकल नहीं है, कुछ नहीं है, वैक्यूम तो नथिंग है। वैसे देखा जाए तो वो नथिंग नहीं है, लेकिन ऐसे हम जिस तरह से चीजों को परसीव करते हैं उसके हिसाब से मटेरियलिस्टिकली अगर कहें तो वैक्यूम जो है वो खाली है, कुछ भी नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है वहां पर। तो सवाल ये उठा कि फिर सूरज से लाइट धरती तक आया कैसे, पहुंचता कैसे है? ये लाइट किस तरह का वेव होगा कि वो वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सके? तो यहां पर एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट आते हैं, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने 1864 में थियोरेटिकली, प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन नहीं बल्कि थियोरेटिकली ये दिखाया कि लाइट जो है ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब कि वहां पर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का अंड्यूलेशन, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, स्पेस टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, और वो जो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया, वो मैग्नेटिक फील्ड आगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर आगे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। इस तरह से एक दूसरे को क्रिएट करते हुए, एक वेव सा बनाते हुए एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। तो ये जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने कहा, लेकिन इस थ्योरी को इमीडिएटली रिकॉग्निशन नहीं मिलने वाला था अगर ये लाइट के स्पीड को प्रेडिक्ट ना कर पाता। उससे पहले फिजू नाम के एक साइंटिस्ट ने, उन्होंने लाइट के स्पीड को अपने एक्सपेरिमेंट से, लाइट के स्पीड को प्रैक्टिकली मेजर किया था। फिजू ने यह काम किया था 1849 में। उन्होंने ये पाया था, अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया था कि लाइट का स्पीड जो है ये होता है 3.15 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे चल के लियो फुको, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात किया, लियो फुको ने भी अपना जो रोटेटिंग मिरर वाला एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट से लाइट का स्पीड पता किया था, जो कि उन्होंने पाया था 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये उन्होंने किया था 1862 में। इसके 2 साल बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल अपना थ्योरी लाते हैं और कैलकुलेट करते हैं, अपने थ्योरी से वो कैलकुलेट करते हैं कि लाइट का स्पीड कितना होना चाहिए, और वो ये पाते हैं कि लाइट का स्पीड 2.998 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन था, प्रैक्टिकली इसे पता किया गया था, और ये एक थियोरेटिकल कैलकुलेशन था, इसीलिए इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये जो सटीक कैलकुलेशन किया लाइट का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के स्पीड का, या फिर कहें लाइट के स्पीड का, इसके कारण इस थ्योरी को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन मिला और लाइट का वेव थ्योरी एस्टेब्लिश्ड हुआ। मजेदार बात यह है कि आगे चल के आप ये देखेंगे, अभी भी आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिर लाइट है क्या? कभी हमें दिखता है कि लाइट कॉर्पसल्स की तरह है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है, अभी हमें ऐसा लग रहा मानो लाइट वेव है। तो लाइट एग्जैक्टली है क्या? तो देखिए, लाइट का अपना प्रॉपर्टी, अपना बिहेवियर है। हम अपने लिमिटेड परसेप्शन से
उतने छोटे डायमेंशन में जो चीज़ों को देख रहे हैं, हम अपने लिमिटेड परसेप्शन के कारण उस चीज़ को पूरी तरह से ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, उसके जो अपना प्रॉपर्टी है लाइट का। तो किसी खास पर्सपेक्टिव में देखें तो हमें दिखता है वो वेव जैसा बिहेव करता है, किसी खास पर्सपेक्टिव से देखें तो हमें लगता है वो मानो पार्टिकल है। एक्चुअली लाइट है, उसका अपना बिहेवियर को हम अपने परसेप्शन लेवल से कंप्लीटली ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हमें ये अलग अलग समय में अलग अलग बिहेव करता हुआ दिखता है। आगे के चैप्टर्स में जब आप डुअल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे, वहाँ आप देखेंगे सिर्फ लाइट ही क्यों, कोई अगर बहुत छोटा मास हुआ, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, बहुत छोटा पार्टिकल अगर हुआ, तो फिर उसमें भी इस तरह का डुअल बिहेवियर होता है, मतलब उसका अपना बिहेवियर होता है, उसे भी हम अपने लिमिटेड परसेप्शन से पूरी क्लियरली समझ नहीं पाते हैं। कभी हमें लगता है कि एक इलेक्ट्रॉन वेव है, कभी हमें लगता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। ये आगे चल के हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह में जाकर देखेंगे, और इलेक्ट्रॉन में भी इंटरफेरेंस फ्रिंजेस होता है, ये भी हम आगे चल के देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें बताता है कि हमारा समझ जो है, हमारी समझ जो है ये बहुत बहुत कम है। हमारा परसेप्शन जो है, चीज़ों को परसीव करने की ताकत जो है, ये बहुत लिमिटेड है। इसीलिए उपनिषद कहता है, कहीं कहीं आपको मिलेगा, कि हमें जो दिखता है वो सत्य नहीं है, परम सत्य नहीं है, और जो परम सत्य है वो हमें दिखता नहीं है। तो चलिए वापस आते हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है, लाइट के वेव थ्योरी के। तो वो है हाइगन्स का जो थ्योरी है, हाइगन्स प्रिंसिपल्स। तो हाइगन्स प्रिंसिपल्स से अब हम लोग शुरुआत करेंगे। अगला वीडियो हाइगन्स प्रिंसिपल पे होगा, उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का, वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।